हेलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो अभी हम लोगों ने, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, तो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट लेक्चर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो आपके सभी ऑलमोस्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में सभी जगहों पर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में होगा या सेकेंड सेमेस्टर में होता है, उसकी आपके पास चॉइस होती है। तो मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में गए, तो उन्होंने क्या किया कि फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बार में पढ़ाया, और दूसरे वाले बच्चों को केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑप्शन दिया, और फिर अगले सेमेस्टर में इसको स्विच कर दिया। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हर तरफ आपको पढ़ने को मिलता है। और बेसिक इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है, चाहे वो मुंबई यूनिवर्सिटी में हो, चाहे AKTU यूनिवर्सिटी में हो, चाहे पुणे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो, इस तरह की यूनिवर्सिटी है, या और भी कोई यूनिवर्सिटीज़ आपके पास जो आप जिस यूनिवर्सिटी को बिलोंग करें वहाँ पर हो, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट सेम जैसा है। 19-20 का अंतर है, बहुत हल्का फुल्का अंतर होता है। जबकि फिजिक्स में काफ़ी अंतर है। बहुत से पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ के फिजिक्स के सिलेबस हर स्ट्रीम वाइज अलग अलग है, बट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ एवरीवेयर सेम। सो हम लोग जो इसको पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्किल कोर्स। देखो ऐसा है ना कि हम कोर्स को कैसे पढ़ रहे हैं, हम कोर्स को ऐसे पढ़ते हैं कि हमें इस कोर्स को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है और उस पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ रहे हैं। नो, दीज आर नॉट जस्ट एग्ज़ाम पास करने वाले कुछ एक्टिविटी है जो आपको करनी ही करनी है जस्ट बिकॉज आपको एग्ज़ाम पास करना है। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्किल. You have to develop certain skill. You have to develop the process of thinking, how to think, how to tackle a situation, और ये भी देखना है कि कैसे लोगों ने उस सिचुएशन को टैकल किया था। तो जब आप पुराना लोगों का काम पढ़ते हैं, पुराने साइंटिस्टों का काम पढ़ते हैं, तो आप ये देखते हो कि हाउ दे वर अपनी सिचुएशन में कैसे वो सोचते थे और फिर आप कैसे सोच रहे हो। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्किल। आज की डेट में स्किल का मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखना नहीं है। आज की डेट में स्किल का मतलब ये नहीं कि आप एक फला लेवल की प्रोग्रामिंग सीखते थे, उसके साथ अब कुछ और इनबिल्ड कर रहे हो, ऐसा नहीं है। स्किल मीन्स एनीथिंग जो आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाए, जिससे आने वाले समय में आप अपने जीवन यापन का साधन बना सकें। हम उन सब चीज़ों को स्किल में डाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी स्किल जो है वो आपकी मैथमेटिक्स है। आपको मैथमेटिक्स सीखनी है। इसके अलावा ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो कुछ भी है इन सबको भी आपको सीखना है। वाई आई एम थ्रस्टिंग ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज इन सभी के, चाहे हम जिसकी बात करें, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें, इनके कोर में फिजिक्स है। फिजिक्स इज़ द कोर ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट्स। जब आप कहते हो कि मैं किसी चीज़ को समझ गया हूँ, तो आप उसके पीछे की फिजिक्स को समझ रहे हो। जैसे अगर हम आपसे कहें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्किट, हाउ द एक्चुअली करंट फ्लोज, करंट कैसे फ्लो करती है, रेजिस्टेंस एक्चुअली कैसे काम करता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का वास्तव मतलब क्या होता है। उसमें दो तरह के होंगे, एक फिजिक्स के नज़रिए से आपके पास एक डेफिनेशन होगी, एक मैथमेटिक्स के नज़रिए से डेफिनेशन होगी। तो ये दोनों बहुत स्किल वाले सब्जेक्ट हैं। आपको मैथमेटिकली वो समझ में आती है कि चीज़ नहीं, या आप उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं, आपको फिजिक्स उसके पीछे समझ में आती है कि नहीं। और एज अ फिजिक्स प्रैक्टिशनर मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिन चीज़ों को हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, जिन चीज़ों के पीछे फिलोसफिकल तरीके से पढ़ा, चलो देखते हैं कैसे वो एक्चुअल लाइफ में काम करती हैं। तो हमने, जैसे आप आगे जाओगे फिजिक्स में मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ोगे, आप देखोगे कि मैक्सवेल्स इक्वेशन ही किरचॉफ लॉ का बेस है। किरचॉफ लॉ या किरकॉफ लॉ, जो भी आप उसको प्रोनाउंशिएट करें, तो किरकॉफ लॉ जो है, किरकॉफ सर्किटल लॉ, KCL, किरकॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, ये सारे जो लॉज हैं ये मैक्सवेल इक्वेशन के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे फैराडे की इक्वेशन से हम KVL निकाल के लाते हैं, कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से हम निकाल के लाते हैं, किरकॉफ सर्किटल लॉ निकाल के ले आते हैं। तो जो चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो मैक्सवेल्स इक्वेशन को, उनको आप एक्चुअल सर्किट में होता हुआ देख रहे हो। हम देखते हैं कि आखिर जब सर्किट में करंट बहती है तो क्यों उस करंट के बहने के साथ हमारी एनर्जी की फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। इसको समझने के लिए हमें पॉइंटिंग थ्योरम लगानी पड़ती है। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का पार्ट है। इसीलिए जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो आप एक बहुत बड़ा कोर्स पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसी हैं जो कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से ही उसको प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो कि आखिर ऐसा होता क्यों है।
ठीक है। करंट का फ्लो जो होता है, तो करंट कब पॉजिटिवली जाती है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का रियल सेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, हम जो बैटरी यूज करते हैं तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट को हम समझते क्यों हैं, क्यों नहीं हम एक आइडियल सिचुएशन को ले जाते हैं। अगर आइडियल सिचुएशन होती ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो फिर आइडियल सिचुएशन को लेकर के हम अपने सर्किट ड्रॉ कैसे करते हैं, करते क्यों करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट टाइप के थ्योरम्स हैं, नेटवर्क थ्योरम को सॉल्व करने के तरीके हैं, अब उनके पीछे लॉजिक है, उनको किस लॉजिक से सॉल्व किया जाता है। तो आपको जब समझने की स्तर की बात आएगी तो आपको समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाई, अगर कोई चीज़ कहने का मतलब क्या है, हम उस प्रिंसिपल कह रहे हैं तो कैसे किसी बेसिक फंडामेंटल चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। So that is why this is a very interesting course and this is a course जो कि सभी को पढ़ना होता है, हर तरह के इंजीनियर को पढ़ना होता है। Let me start with the topic circuit. What do you mean by circuit? हम यहाँ पर कई चीज़ें पढ़ेंगे, हम सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, हम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, हम नेटवर्क कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम लूप, मैश, नोड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको जब ये पढ़ना होगा तो सबसे पहले आप इसकी बेसिक जानकारी हिस्सा अपने हासिल करना शुरू करिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा टफ इसलिए होती है, अगेन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो इसको टफ कहते हैं बिकॉज शायद इसलिए जो कि वो इसकी शुरुआत की जो बेसिक लॉजिक है उनको मिस आउट कर रहे होते हैं, और उस मिस आउट होने की वजह से फिर उस लॉजिक के ऊपर बेस होता हुआ कोई भी कॉन्सेप्ट बनेगा, कोई भी चीज़ बनेगी तो डेफिनेटली वो हमेशा डाउटफुल रहेगी, वो आपको समझ में नहीं आएगी बिकॉज इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, लेयर बाय लेयर प्रोसेस। इफ़ यू नो layer 1 then you can build up layer 2 over it. If you have a good layer 1 and 2 then you will feel ease to construct level number 3 and so on, इस तरह से। और अगर आप यहाँ पर इन फंडामेंटल लेवल्स पर आपको कहीं फ्लॉ मिलता है या आपके लर्निंग में वो नहीं होते हैं, गैप होता है, लर्निंग गैप होता है, अंडरस्टैंडिंग गैप होता है, तो फिर ऊपर आने वाले जितनी भी लेयर्स होती हैं वो सब डाउटफुल वाली होती हैं और वो सब किसी तरह से आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाती हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें व्हाट डू यू मीन बाय सर्किट, तो सर्किट इज़ सम टाइप ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम लोग डिफाइन करेंगे, उनके इंटरकनेक्शंस होते हैं। एक चीज़ और शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं यहाँ आपको डिफाइन कर दूँ। सर व्हाट अबाउट द नोट्स? प्रिपेयर ओन नोट्स, जस्ट डू इट, प्रिपेयर योर ओन नोट्स। आई एम नॉट गोइंग टू कमिट एनीथिंग कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने अपने हाथ से लिख के आपको दे दिया तो आप भी किस फ़ायदे का हुआ? किसी फ़ायदे का नहीं होगा। आप लोग नोट्स बनाने की विज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे हो। कोरोना के टाइम ऑनलाइन था, हम पीडीएफ लेते थे, पीडीएफ प्रोवाइड होते थे, मजबूरी थी उस समय की। और लेकिन आज की डेट में ऐसी मजबूरी नहीं है, अब फिर से वही कन्वेंशनल तरीके हैं। यू हैव टू प्रिपेयर नोट। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मैं आपको बॉडी बिल्डर बना दूंगा एंड यू नीड नॉट टू बेंच प्रेस नहीं करना है, आपको कर्ल्स नहीं करने, आपको क्रंच नहीं करने, आपको पुशअप सेटअप नहीं करने हैं, आई विल डू, डोंट वरी। मतलब क्या हुआ उसका? नहीं बनेगा, आपकी स्किल नहीं डेवलप होगी। आपके बदले हम कसरत करेंगे तो हम ही मजबूत बनेंगे, आप नहीं मजबूत बनोगे। कितना है आपको कह दे कि हम आपके शुभचिंतक हैं, आप मेरा कलेजा हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो, कुछ भी कह दूं मैं, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप नहीं सीख सकते हो। नोट्स मेकिंग इज़ अ साइंस एंड यू हैव टू फॉलो इट। जेरोक्स करा लेना, नोट्स ले लेना, पीडीएफ डाउनलोड करा लेना, प्रिंट आउट ले लेना विदाउट इन्वेस्टिंग योर ओन टाइम इज़ यूजलेस। आई वुड सजेस्ट, इससे अच्छा है, अगर आपको नोट आप चिल्ला रहे हो, इससे अच्छा मैं किताब का नाम बताता हूँ। DC कुलश्रेष्ठा, प्रोफेसर DC कुलश्रेष्ठा की किताब ले लो, खरीद लो किताब। आई थिंक TMH पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी किताब है। उसको आप फॉलो करना शुरू कर दो। जितने उसके अंदर थ्योरी है उसको पढ़ो, जितने उसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करो। वो किताब पढ़ने में आपको कहीं दिक्कत आए तो आप मेरे वीडियो को उसमें सपोर्ट करो। मेरे वीडियो पूरी तरह से इन बुकों को सपोर्ट करेंगे। इन बुक, चाहे वो कुलश्रेष्ठा, प्रोफेसर कुलश्रेष्ठा की बुक हो, चाहे प्रोफेसर DC कोठारी की, नागरथ जी की बुक हो, या VK मेहता की बुक हो, इस तरह की जो बुकें हैं जो आपकी लाइब्रेरी मिल जाएंगी आपको, अगर उन बुकों को पढ़ने में आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप को ये लेक्चर्स जो हैं वो फुल सपोर्ट करेंगे, आपको किताब समझने में मदद करेंगे। तो अगर आपको नोट्स बनाना है, आप मेरे ऊपर इस तरह से मत कहो कि सर आप नोट्स बना के दे दो। मैं कोई दुनिया का अजूबा नहीं हूँ, उन्हीं किताबों
को पढ़ा है, उन्हीं किताबों से समझा है, उन्हीं किताबों को कुछ ज़्यादा दिनों तक उनको गुथा है, बस इतना ही है, इतना ही अंतर है। और हो सकता है इस वजह से शायद थोड़ा सा ईज हमारा ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप आज इस उम्र में उस किताबों के साथ जुड़ जाओगे तो आप भी आने वाले 5-6 सालों में उसी तरह की प्रोफिशिएंसी के साथ उस पर पहुँच जाओगे। इसीलिए मेक योर ओन नोट्स इन योर ओन हैंड राइटिंग। खर्च करो अपना पेन, इंक, अपनी मेहनत, अपना रजिस्टर बनाओ और डू इट योर सेल्फ, जस्ट डू इट योर सेल्फ। आपको कोई रत्ती भर फायदा नहीं होगा, आप किसी का भी नोट्स ले लो, कोई सी टॉपर का नोट्स ले लो, कुछ भी कर लो, आपके किसी फायदे का मंद नहीं होगा। आपको आखिर में अगर मिल जाते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, वही आखिर में आपकी अपनी राइटिंग में जो है वही आपके काम में आएंगे। So what is the circuit? Circuit is a collection of interconnected electrical circuit. तो circuit क्या होते हैं? It is collection of interconnected electric elements। अब यहाँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक का ऐसा मत समझिएगा। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मतलब होते हैं ऐसे एलिमेंट जिनके थ्रू अगर हमारे करंट फ्लो करती है या फ्लो कर सकती है, या वो किस तरह की किसी तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द करंट, और जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो। तो अगर सर्किट की बात करें, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ये जो वर्ड एलिमेंट है इसको हम बार बार यूज करेंगे। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट, कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, कंसीडर एन नंबर ऑफ एलिमेंट एट अ नोड। इस तरह के वर्ड हम बार बार यूज करते रहेंगे। सो एक 2 टर्मिनल डिवाइस को, जिसको अब हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले सिंपल तरीके से। पहले हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलेंगे। देखिए ऐसा होगा जब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो हम कुछ बहुत ही कॉमन से, बड़े फेमस से, आपको जानकारी वाले कुछ एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे रजिस्टर्स, जिसका सिंबल जो है वो इस तरह का होता है, सिंबल इस तरह का होता है। यूएस वगैरह में क्या होते हैं, इसको सिंबल को इस तरह से बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, पर हम जो है अपने इस बॉक्स वाले सिंबल को किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। अब इसी तरह से रजिस्टर के साथ एक और चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द कैपेसिटर। कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं, कैपेसिटर सी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैपेसिटेंस को और ये रेजिस्टेंस को। और ऐसे ही एक और हम लोग यूज करते हैं इंडक्टर, जिसके लिए इस तरह का स्पाइरल सिंबल हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह के 3 एलिमेंट हैं जिनको कि हम एज अ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट यूज कर सकते हैं। एक चीज़ खास बात देखो आप यहाँ इसके 2 टर्मिनल हैं, ये एक पोर्ट है, ये दूसरा पोर्ट है। अब इसमें से कौन सा इन है कौन सा आउट है हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कि हम इसमें करंट का फ्लो ना कराएं, जब तक हम इसके ऊपर वोल्टेज ना अप्लाई करें। पर दिस इज़ अ 2 टर्मिनल डिवाइस। आने वाले समय में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सोर्स होगा जिसको हम बैटरी कहते हैं। एक कॉमन चीज़ है जिसको आप जानते हैं। हम एक बैटरी ले लेंगे, डीसी सोर्स, या हम एक एसी सोर्स भी ले सकते हैं, हम एक करंट सोर्स ले सकते हैं, हम एक वोल्टेज सोर्स ले सकते हैं, वैरायटी होगी उसमें। तो हमने एक सोर्स लिया और उस सोर्स को हम इन टर्मिनल्स के अलॉन्ग अप्लाई कर देंगे। मतलब जो सोर्स होगा हमारा, उसमें भी 2 सिरे निकले होंगे, जस्ट लाइक एक बैटरी है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, ये हमारी बैटरी है, तो बैटरी में ये एक उठा हुआ पिन होगा, ये मान लो प्लस है, ये माइनस है। तो आपने यहाँ से एक वायर सोल्डर कर दिया, यहाँ से एक वायर सोल्डर कर दिया, यहाँ भी 2 तार निकले हैं, इनको हम इस बैटरी के 2 सिरे कहेंगे, टर्मिनल कहेंगे। यहाँ हमारे पास 2 खुले हुए सिरे हैं, टर्मिनल्स हैं। हमने क्या किया, इनको उठा करके इसके साथ जोड़ दिया और इसको उठा करके इसके साथ जोड़ दिया। इसको हम कहेंगे कि नाउ वी हैव अप्लाइड सम वोल्टेज। नाउ ये जो बैटरी है इसका अपना एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जिसकी वजह से एक वोल्टेज जो है वो इस दोनों सिरों के बीच में अप्लाई हो जाएगा। द मोमेंट ये वोल्टेज अप्लाई होगा उसका एक रिस्पॉन्स होगा। वोल्टेज के अप्लाई होते ही ये जो एलिमेंट है, अब ये मान लें कि ये सब कंडक्टिंग मीडियम के बने हैं। एक तार है जिसको हमने इस तरह से बना रखा है, एक तार लिया उसको लपेट दिया तो वो इस स्पाइरल से टेलीफोन का वायर होता है उस तरह का हो गया। तो जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे इंस्टेंटली उस वोल्टेज का एक रिस्पॉन्स होगा। वोल्टेज एक तरह से एक कॉज हुआ और उसका एक रिस्पॉन्स होगा, और उस रिस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। तो आप ये समझेंगे, अभी मैं जस्ट समरी बता रहा हूँ, आप ये समझेंगे कि वोल्टेज का अप्लाई करना इट्स अ काइंड ऑफ एक सिचुएशन सेटअप करना।
और उस सिचुएशन के सेटअप होते ही हमारा जो ये जो सिस्टम है, जो एलिमेंट है, चाहे रजिस्टर हो चाहे ये इंडक्टर हो, ये एक तरह की प्रतिक्रिया देगा, एक तरह का प्रतिक्रिया करेगा, रिएक्ट करेगा, और उसी रिएक्शन की वजह से हमको सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती हुई दिखती है। सो इसका मतलब है वोल्टेज वो कारण है जो करंट को जनरेट करता है। इसका उल्टा हम नहीं सोच सकते, इसका हम उल्टा नहीं सोचेंगे कि कहीं से करंट फ्लो कर रही है तो इसका मतलब वहाँ एक वोल्टेज होगा। वो आप रिवर्स लॉजिक किस तरह से लगा रहे हो, बट मेन क्या है, the process is applying the voltage and the response is a current is set up in the circuit, करंट सर्किट के अंदर सेटअप हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस चीज़ को कि ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये जो हमारा रजिस्टर है और ये जो हमारा इंडक्टर है, इन तीनों के करंट के साथ वोल्टेज लगाने पर करंट डेवलप होने के जो व्यवहार हैं उनमें बड़ा अंतर होगा। इसमें करंट का वोल्टेज के साथ करंट का व्यवहार अलग तरह से होगा, इसमें वोल्टेज के साथ करंट का व्यवहार अलग होगा, इसमें वोल्टेज के साथ करंट का व्यवहार अलग होगा, और यही इन सारे एलिमेंट की अपनी अलग अलग पहचान भी होगी। हम आने वाले समय में जब कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर, व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टर, तो आप चित्र बना के दिखाओगे, बहुत ही सतही आंसर होगा। यू कैन राइट एन इक्वेशन, यू कैन राइट रिलेशन कि सर ये एक रिलेशन है, दिस रिलेशन के अंदर ये जो टर्म है, दिस टर्म इज शोइंग द current voltage response of capacitor, this term is showing the current voltage response of inductor due to this particular term। ये जो कंपोनेंट है ये इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। सो अगर हमारे लिए आने वाले समय में हमारे लिए कैपेसिटर का मतलब सिर्फ ये सिंबल नहीं होगा, इट इज जस्ट अ ग्राफिकल सिंबल टू रिप्रेजेंट द कैपेसिटर, बट हमें इसका एक मैथमेटिकल सिंबल ही समझना है। तो अगर हम इसके लिए एक ऐसी इक्वेशन लिख पाएँ जो इसकी ऐसी बहुत सारे गुणों को समझा सके जो कि इस डायग्राम में हम नहीं शो कर रहे हैं, दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आपको अगर कैपेसिटर समझना है या किसी को समझाना है, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द टर्म ऑफ दैट रिलेशन, उसके टर्म में लिखो। जब आप उस भाषा के टर्म में लिखना शुरू कर दोगे तो आप इस विषय की जो सच में बड़ी ज़बरदस्त किताबें हैं, इस विषय की जो सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं, उनको आप पढ़ पाओगे। जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वो कम शब्दों में बहुत कुछ कहने के लिए, बहुत सारा ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ है। अब उस ज्ञान को समझने के लिए पहले आपको उनकी भाषा आनी चाहिए, और उनकी भाषा इसी तरह के गणित के टर्म में है, इसी तरह के फिजिकल प्रिंसिपल्स के टर्म में है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक डिफ़िकल्ट ब्रांच है, डेफिनेटली है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर विथ दैट सैक्रेड लैंग्वेज। अगर उस पवित्र भाषा को आप नहीं सीख पाए, और उस पवित्र भाषा में मैथ ही है मुख्य रूप से, और वो मैथ के क्यों है उसके पीछे एक फिजिक्स के कारण है। तो अगर उस भाषा को आप नहीं सीख पाए तो आप सामान्य भाषा में, सामान्य अंग्रेजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप बहुत बुरी तरह से, मतलब एक तरह से कह लो बुरा अनुभव लेकर के जाओगे। लेकिन अगर आपने प्रयास करके उस पवित्र भाषा को सीख लिया और उसके साथ आप अपना एक सहजता का स्तर बना ले गए, देन इस विषय से ज़्यादा मनोरंजक, मनोहारी विषय आपको दूसरा नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पर हम क्या लेकर के आए, किस निष्कर्ष तक हम पहुँचे हैं। हमारा कंक्लूजन ये है कि एक हमें एनालिसिस करनी है, वोल्टेज करंट एनालिसिस। हमारे लिए वोल्टेज करंट एनालिसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनालिसिस होने वाली है, क्योंकि वोल्टेज एक तरह का कारण बनेगा और उस कारण की प्रतिक्रिया हमारा सर्किट कैसे दिखाएगा, वो करंट के रूप में दिखाएगा, और वो प्रतिक्रिया अलग अलग हिसाब से होगी जिस तरह से उसके अंदर एलिमेंट जुड़े हैं। क्योंकि जैसे आप यहाँ पर प्रतिक्रिया अलग होगी, यहाँ पर करंट की स्थिति अलग होगी, और यहाँ पर करंट की स्थिति अलग होगी कैपेसिटर में। अब अगर हमने इनके कॉम्बिनेशन लेने शुरू कर दिए, हमने कैपेसिटर के साथ इंडक्टर लगा दिया, इंडक्टर के साथ रजिस्टर लगा दिया, रजिस्टर के साथ कैपेसिटर लगा दिया, तो उसी हिसाब से प्रतिक्रियाएं भी सर्किट की बदलती जाएंगी। तो हम जब भी इन सभी तरह के कॉम्बिनेशंस के लिए जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास एक VI, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई पड़ेगा। हमें वोल्टेज करंट के बीच में एक सहज सी प्रतिक्रिया एक ग्राफ के रूप में दिखाई पड़ेगी, और वो स्टडी करनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी, वो बहुत ज़रूरी होगी। अब अगर मैं कहूँ आपको बताने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वोल्टेज है, ये करंट है, ठीक है। हमने एक कंपोनेंट लिया,
और हम उस कंपोनेंट को के ऊपर जब वोल्टेज लगाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया जो कि करंट के रूप में आती है वो कैसे होगी, इसके बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। तो एक समस्या ये है, एक स्थिति ये है कि ये ग्राफ जो है वो ऐसे आ गया। कैसा ग्राफ है? बिल्कुल सीधा ग्राफ है। एक ऐसा ग्राफ बिल्कुल सीधा है और जो सेंटर से होके जा रहा है। आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि y = mx + c, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। किसी स्ट्रेट लाइन को, किसी सीधी लाइन को अगर आपको स्पष्ट रूप से बनाना है, किसी सीधी लाइन को आपको अगर प्रदर्शित करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे? आप एक ग्राफ खींचोगे x और y एक्सिस के बीच में, और वहाँ पर आप इस तरह का एक लाइन बनाओगे। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y = mx + c। c क्या दिखाता है? c y पर एक ऐसी स्थिति को दिखा रहा है जिसको कि हम इंटरसेप्ट कहते हैं। आप खुद ही देख लो, अगर हम x 0 कर दें, जैसे आपने x 0 किया तो x 0 ये पोजीशन होगा, तो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या बचेगी? c, यानी कि ये वैल्यू जो है c यहाँ तक रहेगा। और जैसे x की वैल्यू 1 करोगे तो आपका इसके ऊपर से ये ग्राफ चलना शुरू करेगा, तो इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। मान लीजिए ये यहाँ से है, लाइन अगर यहाँ से शुरू हो रही है बच्चों, तो इसका मतलब c 0 है। तो हमारी इक्वेशन कैसी होगी? हमारी इक्वेशन इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर m क्या होता है? m होता है स्लोप, और स्लोप आप कैसे देते हो? स्लोप जो होता है वो tan थीटा से देते हो। तो अगर आपने ये थीटा मान लिया तो आप स्लोप के बारे में बात करो। स्लोप बराबर क्या होगा? ये लेंथ, ये बेस। तो अगर आपका लेंथ कितना है, मान लो हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा dy, बेस कितना है dx, तो हमारा tan थीटा जिसको कि हम स्लोप कह रहे हैं, जिसको हम m कह रहे हैं, वो कितना हो जाएगा? dy/dx। तो ये स्लोप जो है ये dy/dx को शो कर रहा है। आप खुद ही देखो, अगर ये ग्राफ ऐसे होता, अब अगर ये ग्राफ ऐसे होता तो इस जगह पर पॉइंट होता हमारा, ये देखें, तो ये तो लगभग वो इतना ही बड़ा है, देखो। लेकिन जो ये अब पहले dy इतना था, आपकी dy इतना हो गया, dy इतना हो गया, dx उतना ही है। तो यानी कि tan थीटा 1 आपकी बार जो होगा, इसको मान लें थीटा 1, तो tan थीटा 1 बराबर हो जाएगा dy/dx। अब dy' ये नया वाला है, आप खुद ही देख लो, dy बढ़ चुका है, क्योंकि ये जो आपका लाइन थी वो थोड़ा सा ऐसे हो गई, खड़ी हो गई, तो y की तरफ चली गई है, तो dy बढ़ गया। इसका मतलब है ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने का मतलब है स्लोप हमारा इंक्रीज हो रहा है। समान रूप से आप इसको समझते हो, ढाल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर ये ज़मीन है, आप ऐसे हो तो हल्की सी चढ़ाई है, ऐसे चढ़ाई थोड़ी बढ़ी, ऐसे चढ़ाई और बढ़ गई, ये बहुत चढ़ान है, बड़ा स्टीप है, आपको बड़ा स्टीप है, ये अरे ये तो बहुत ही मुश्किल है इसको चढ़ना, ये अरे ये तो वर्टिकल हो गया, तो सीधी दीवार हो गई, इस पर कैसे चढ़ेंगे हम? छिपकली थोड़ी है जो इस पर रेंग के चले जाएं। तो आप देख रहे हो ये है स्लोप का कम होना। तो यहाँ पर जो थीटा है वो कम होगा, यहाँ पर थीटा ज़्यादा होगा, और ज़्यादा और ज़्यादा, 90 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से स्लोप आप देख रहे हो यहाँ पर। तो हाल फिलहाल आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ कैसा है? कि लाइन है। लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन को हम लीनियर कहते हैं। लीनियर मतलब होता है सीधी लाइन, लाइन की इक्वेशन को फॉलो करने वाला, या ऐसा व्यवहार जो कि किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सके, उसको हम लीनियर कहते हैं। तो हम ऐसे कंपोनेंट भी पढ़ेंगे जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो उनको हम कैसे दिखा पाएंगे? इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन से दिखा पाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसके बीच ग्राफ हो और वो जो ग्राफ है वो लीनियर ना हो, कुछ भी हो, ऐसे ऐसे करके हो, या ऐसे झुक करके हो, क्वाड्रेटिक हो, इस तरह क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, पावर 4 हो, कैसे भी हो सकता है, स्ट्रेट नहीं होगा। तो अगर वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ जो है वो सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, वो इस तरह कोई ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो हम उसकी एग्जैक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन तो देखेंगे, वो तो हमारी स्टडी का हिस्सा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा क्या होगा, उसको हम नाम देंगे एक नॉन लीनियर वोल्टेज करंट कर्व, और कई बार इसको वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं, कहते हैं। तो आप जब डायोड वगैरह पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ोगे, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ोगे, और आप कहोगे कि हमने एक पीएन जंक्शन डायोड के अलॉन्ग
एक पीएन जंक्शन डायोड के अलॉन्ग हमने एक वोल्टेज लगाया है, उससे करंट का बिहेवियर क्या होगा? आप पाओगे कि करंट का बिहेवियर नॉन लीनियर होता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से इक्वेशन को फॉलो करता है। तो इस तरह से मोटे मोटे तौर पर अगर वोल्टेज और करंट के बीच में हम एक ग्राफ खींचें और उस ग्राफ का की एनालिसिस करें, तो हम कह सकते हैं हमारे जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं वो दो तरह से होते हैं। तो हम IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बेसिस पर अपने जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। तो लीनियर और नॉन लीनियर ये दो तरह के कर्व होते हैं, दो तरह के वोल्टेज करंट कर्व होते हैं। तो आप कहोगे ऑन द बेसिस ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास दो तरह के हो गए, एक हो जाता है लीनियर और एक हो जाएगा नॉन लीनियर। अगर आप नोट्स बना रहे हो, जिसका कि मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि ज़रूर बनाइएगा, तो अभी बच्चों क्या करना, इसको छोड़ देना। इसको लिखने के बाद यहाँ पर आपको कुछ जगह छोड़ देनी है, इस जगह को आपको छोड़ देना है। और ये जगह हमने इसलिए छुड़वा रखी है क्योंकि आने वाले समय में जब आप इलेक्ट्रिकल को पढ़ोगे, आगे और पढ़ोगे, तो आप कई तरह कंपोनेंट पढ़ोगे, कई तरह की सिचुएशंस पढ़ोगे, और जब वो सिचुएशन पढ़ोगे तो आप वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ को बार बार प्लॉट करोगे। जब आप वो ग्राफ प्लॉट करोगे तो खुद ही देखोगे कि ये ग्राफ कैसा है। एक होता है पर्टिकुलर सेगमेंट तक लीनियर है, एक होगा थ्रू आउट ऑल द रेंज में लीनियर है, एक होगा शुरू से ही नॉन लीनियर है। तो आपको वापस से आना है। जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा, तो आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 3 से आप वापस यहाँ आओगे, यहाँ पर एग्जाम्पल में वो लिखोगे कि ये कंपोनेंट है जिसमें ऐसा होता है, और उसके आगे एक ब्रैकेट रख दोगे, चैप्टर नंबर 3 टॉपिक नंबर ये, या आपकी कॉपी में पेज नंबर डाल देना, पेज नंबर दिस। क्या फ़ायदा होगा इससे? आपका जो नोट्स है, जो आपके नोट्स बन रहे हैं वो मल्टीपल कनेक्टेड होंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। नोट्स आप जब बनाओगे तो उसको मल्टीपल कनेक्टेड बनाओ। जैसे विकीपीडिया पढ़ा है, विकीपीडिया पढ़ते हो आप, विकीपीडिया में जब आप, अगर विकीपीडिया का अनुभव हो आपको, तो आप देखते हो कि विकीपीडिया जैसे कोई आपने डेफिनेशन पढ़ी, सपोज आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें कहा कि अ बॉडी परफॉर्म एंड रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टेंड्स टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो वहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो ब्लू कलर से लिखा होगा, क्लिकेबल होगा, हाइपरलिंक होगा। अब आपने सेंटेंस पढ़ा, कहा ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? आपने जैसे उस पर क्लिक किया, इमीडिएटली लिंक, एक नया पेज खुल गया उस पर, जिसमें वो स्प्रिंग कांस्टेंट और रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बता रहे हैं। फिर वहाँ पे हुक्स लॉ लिख रहे थे, हुक्स लॉ पे आपने क्लिक किया तो हुक्स लॉ फिर खुल गया। इससे क्या हो रहा होता है, क्योंकि जब हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो उसको स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं, उसमें कुछ टर्म्स यूज करते हैं, उन टर्म के आपको हाइपर लिंक से आप उनको बैक ट्रेस कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। उससे कोई चीज़ नहीं आई तुरंत उसको समझ लो। हमारे जो फिजिकल नोट्स होते हैं उनमें हम उस तरह से हाइपर लिंक नहीं लगा सकते, लेकिन हम उनको कुछ स्तर तक मल्टीपल कनेक्शन दे सकते हैं। दिस इज द साइंस ऑफ नोट्स मेकिंग। तो आपने चैप्टर नंबर 1 में कुछ लिखा, चैप्टर नंबर 1 की उस फॉर्मूले को हम कहाँ यूज कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 3 में, या मॉड्यूल नंबर 3 में, मॉड्यूल नंबर 5 में। तो आपको क्या करना है, जब मॉड्यूल नंबर 5 में आप वो यूज करने जाओगे तो वहाँ बगल में एक बॉक्स बना देना, और उस बॉक्स में लिख देना कि दिस फार्मूला विल बी यूज्ड इन, हैज़ बीन यूज्ड इन चैप्टर नंबर 1 इन दिस टॉपिक। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में आप एक बॉक्स बना देना और लिखना है कि दिस फार्मूला विल बी एप्लीकेबल इन चैप्टर नंबर 3 इन दिस टॉपिक। क्या होगा जब इस तरह से करोगे ना, तो आप खुद एक कनेक्शन बनाना शुरू कर दोगे। आप अपने सिलेबस में अपने पढ़े हुए हिस्सों के बीच में कनेक्शन बनाना शुरू कर दोगे, और तब आप अपने नोट्स को अप्रिशिएट करोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने खुद के कस्टमाइज नोट्स बनाओ। अगर मैं ये बना के दे भी दूँ ना, तो आपके लिए कोई फ़ायदे का नहीं, क्योंकि आपने फिजिकली वो कनेक्शन किया है। मैंने तो लिख दिया, आप मिस कर गए, आपको नहीं मालूम है क्या बड़ी चीज़ है, लेकिन जब आप खुद करोगे ना, तो आप वो कनेक्शन बनाओगे। और ये कनेक्शन बनाना ही कॉन्सेप्ट है। कनेक्शन बनाने की कोई प्रक्रिया को ही हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहते हैं। आप कहोगे सर वही उतार के रख दे रहे हैं, रख दो उतार के, क्या दिक्कत है? अपनी राइटिंग में लिखो, तो राइटिंग लिखने की आदत बढ़ जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे आएगा, ये प्रोसेस आपको धीरे धीरे आएगा।
और यकीन मानो अगर आप खुद लिखने की प्रक्रिया लो, खूब लिखो, लिखने की आदत, लिखने और पढ़ने की आदत इंसान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो खूब लिखो, 2 बार लिखो, एक चैप्टर है उसको लिखो, कार्य तो बहुत कुछ होगा, उसको समराइज कर दो। ऐसा करो, तुमने एक बार मान लो तुमने 4 पेज लिखे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने 4 पेज लिखे, आपने कहा 4 पेज लिखा, उसको 2-3 बार रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद आप महसूस करोगे कि ये हिस्सा तो अननेसेसरी था, ये तो मेरी बेसिक लॉजिक में समझ में आ रहा है। देन अगेन नेक्स्ट डे या इमीडिएटली स्टार्ट टू राइट अगेन दैट थिंग, और आपकी बार लिखो, आपकी वो 4 पेज आपको 2 पेज में आने चाहिए। फिर वो 2 पेज को रिवाइज करो और फिर कहो कि अरे ये तो अननेसेसरी है, ये तो मेन नॉर्मल लॉजिक का हिस्सा है, इसके अंदर काम का तो इतना ही है। और फिर आप उसको रीराइट करो एंड देन यू विल कंप्रेस द होल थिंग इन जस्ट 1 सिंगल पेज। सो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट, आफ्टर लॉट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपने 4 पन्ने की चीज को 1 पन्ने में कंप्रेस कर दिया, एंड दैट 1 पेज इज द अल्टीमेट थिंग। अब अगर इस प्रक्रिया से बनाया गया मेरा कोई नोट्स, अगर वो मैं कंप्रेस्ड फॉर्म में 1 पेज आपको दे भी दूं, आप कुछ नहीं समझ पाओगे, बिकॉज वो 1 पेज जो है वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू बहुत सारी ऑब्वियस चीज़ों को हटाते हटाते वहाँ लाया गया है। वो चीज़ें जो मेरे लिए ऑब्वियस थी पर हो सकता है आपके लिए ऑब्वियस ना हो। ये हिस्सा किसी नोट्स में भी होता है, क्या कहते हैं टॉपर्स के नोट्स, तो टॉपर्स के नोट्स में भी यही प्रॉब्लम होती है। वो टॉपर है, उसका ब्रेन आईक्यू ऐसा है, उसका आईक्यू, उसकी मेहनत इतनी है कि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियस थी। अरे एसएचएम को लिखना क्या है, वो तो मैं जानता हूँ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला क्या लिखने का वो तो मालूम है, वो उसके लिए मालूम है, उसने बहुत ही बेसिक चीज़ वहाँ पर लिख दी, वो ऐसी चीज़ लिख दी। अब आप पढ़ रहे हो, आपको हवाई नहीं लग रही है, ये लिखा क्या है, इसने लिख कैसे दिया, ये कैसे लिख दिया, कहाँ का टॉपर, ये टॉपर था, ऐसे आप सवाल पूछोगे, क्योंकि आप उस प्रक्रिया से नहीं गुजरे हो ना। आपको कोई प्रोडक्ट मिल गया है। नोट्स इज नॉट अ प्रोडक्ट, नोट्स इज नॉट अ प्रोडक्ट कि आपको प्रोडक्ट मिल जाए, कोई मुझे दे दे बना के। ये जो कल्चर चल रहा है आजकल ऑनलाइन टीचिंग में कि नोट्स डाउनलोड कर लो, नोट्स डाउनलोड कर लो, बच्चों बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुक को हमेशा पढ़ो, क्योंकि बुक में सब कुछ है। बुक वाले जो ऑथर ने लिखा है ना, उन्होंने सारा कुछ बिल्ड करके आप तक लेकर के आए हैं। वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी बातें रख रख के तह बाई तह करके आप तक आए हैं। तो ये जरूरी है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर वो एग्जाम्पल लिखते चले जाइएगा, और जब एग्जाम्पल आप लिखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझ पा रहे हैं और किसी को समझा भी पा रहे हैं। कम शब्दों में कहेगा तो भी समझा ले जाएंगे, अधिक शब्दों में कहेंगे तब भी समझा ले जाएंगे। जैसे 1 नोट्स के लिए परेशान होते हैं, सर 1 नोट्स, 1 शॉर्ट। बेटा 1 शॉर्ट रिवीजन हम कर देंगे तो तुम्हें क्या समझ में आएगा। 1 शॉर्ट तुम्हारा होना चाहिए। जब तुमने वो 4 पेज की चीज़ को, जब आपने वो 4 पेज के नोट्स को 1 पेज में कंप्रेस कर दिया, तो आपने ऑलरेडी एक 1 शॉर्ट तो बना ही दिया। और इस तरह से अगर वो 40 पेजेस, अगर आपके पहले नोट्स एक चैप्टर ख़त्म करने में 40 या 45 पेज आपने लिखे, तो फाइनली आपने उसको आखिर में इस प्रोसेस के थ्रू 8 से 9 पेज में कंप्रेस कर दोगे। और धीरे धीरे क्या होगा, हो सकता है आने वाले समय में ये कंप्रेशन और बढ़िया हो जाए और कम पेजों में आप कंप्रेस कर दोगे, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट जब आप वो 8 पन्ने देखोगे, क्योंकि आपने वो 8 पन्ने बड़ी मेहनत से लिखे हैं। यही मेहनत है जो आपको करनी है, यही मेहनत है जो लोग करते हैं, और कोई किसी तरह कोई और रास्ता होता होगा बैक एंड का, ऐसा कहीं नहीं होता है। ओके, सो let me just draw a very basic circuit. Let me draw just a very basic circuit. जैसे हम देखते हैं ना, टॉर्च की बात करें, चाहे आप हेडलाइट की बात करो, चाहे जो भी जैसे भी सामान्य जीवन की कुछ एग्जाम्पल अगर हम लें, तो सपोज हमारे पास एक इस तरह का सिचुएशन है। सर्किट की हम बात करें, स्विच है, ओके, एक स्विच है, और इस स्विच के साथ हमने एक कोई बैटरी जोड़ दी है। तो ये एक हमारा सर्किल है जिसके अंदर बैटरी लगी हुई है, बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कुछ प्लस माइनस टर्मिनल है। और फिर क्या हो रहा है, इस तरह से कुछ रजिस्टर लगे हैं यहाँ पर, सीरीज़ पैरेलल में लग सकते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर कुछ है रजिस्टर लगा है। ये रजिस्टर असल में यहाँ एक बल्ब लगा है, एक बल्ब है, एक हेडलाइट के साथ जुड़ा हुआ बल्ब है, इस तरह का कुछ है, ठीक है। हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। हमने यहाँ रजिस्टर मान लो इस तरह से कुछ जोड़ दिया, कोई रजिस्टर R जोड़ दिया, और ये हमारा हेडलैम्प है, हमारी कार का हेडलैम्प है। अब हम सामान्य भाषा में क्या कहेंगे, दिस स्विच
जो आपका वो स्विच लगा है ऑन ऑफ करने का, हेडलाइट को जलाने का, इसको हम कहते हैं की। ठीक है, ये जो लगा है, ये जो इसको हम बैटरी कहते हैं, तो ये आपके कार की बैटरी है, इसे हम कहेंगे सोर्स। ये हमारा सोर्स है, सामान्य रूप से वोल्टेज सोर्स है। आर क्या है? आर इस सर्किट के अंदर लगा हुआ एक कोई रजिस्टर है, और ये जो हेडलैम्प है, जहाँ इसका अल्टीमेट असर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड द लोड। लोड, इसको हम मतलब हम इलेक्ट्रिकल भाषा में बात करें तो ये लोड हो गया। तो हमारे पास एक की थी, की को प्रेस किया, की को प्रेस करने के साथ क्या हुआ, चमत्कार क्या हुआ? जैसे आप स्विच को प्रेस करते हो तो आपका जो बल्ब है वो जलता है, रोशनी फैल जाती है। सवाल ये है कि चमत्कार क्यों हुआ, तो कारण क्या है? जैसे ही हम इस तरह से की को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सर्किट कैसा है। सपोज अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसके अंदर सर्किट होके जा रहा है, ये लाइन है, ये लाइन ऐसे ऐसे गई, फिर लाइन गई, फिर अंदर कुछ हुआ, ये फिर लाइन आई, और फिर आकर के यहीं पर फिर इस सिरे में हो गई। तो पूरा कंप्लीट है, यानी कि कहीं से भी टूटा नहीं है, कहीं से डिसकनेक्टेड नहीं। हम कहेंगे हमारा सर्किट कंप्लीट है, या सर्किट को एक क्लोज पाथ मिल रहा है। क्लोज पाथ मतलब एक ऐसा रास्ता जो उसको हर तरफ रास्ता मिल रहा है, मुहैया करा रहा है, और वो इस तरह से जहाँ शुरू की थी वहीं पहुँच गई। इट्स अ वेरी स्मूथ काइंड ऑफ थिंग। अब किसके लिए, किसके रास्ते की बात कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर एक टर्म यूज करेंगे करंट, कि भैया करंट के लिए रास्ता है। अब आप कहोगे करंट का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में कहते हैं धारा। अब देखो ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पूरा वर्ड है या जो पूरा फील्ड है, ये कितना साल पुराना है? अगर हम इसको कमर्शियल लेवल पे देखें तो शायद 100 साल, बस 100 साल, लगभग 100 साल, उससे कुछ ऊपर नीचे अगर बारीकी से देखोगे, थोड़ा मोटे मोटे तौर पर हम 100 साल कह सकते हैं। तो हमारी दुनिया को जो ये क्रांति मिली थी, ये लगभग 100 साल पहले मिली थी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। उससे पहले अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिनोमिना थे, एम्पियर की स्टडी थी, फैराडे की स्टडी थी, लेकिन अल्टीमेटली जब वो एक प्रोडक्शन लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर आम जनता तक मुहैया होने की जो बातें हुई हैं, वो हम मान सकते हैं अभी 100 साल का है, उसका समय बीता है। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? जो फ्लूइड डायनेमिक्स है वो डेवलप थी, बर्नौली और न्यूटन और इन सब के ज़माने में फ्लूइड डायनेमिक्स डेवलप थी। तो जब लोगों ने देखा कि मतलब पाइपों से फ्लो कैसे होता है, पानी का फ्लो कैसे होता है, नाले पनारों से कैसे फ्लो होता है, समुद्र से नदियों के रास्ते, नहरों के रास्ते पानी कैसे फ्लो करता है, ये सब कुछ लोगों के आइडिया में था और लोग इस पर अच्छी खासी मैथमेटिक्स कर रहे थे। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होना शुरू की तो ये कहा गया कि किसी तरह की ऊर्जा का बहाव हो रहा है, किसी तरह के फ्लूइड का बहाव हो रहा है। शुरू में लोगों ने इसको फ्लूइड्स के साथ ही जोड़ा था। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये जानकारी तो हमारी बहुत बाद की है। अभी मतलब ये भी 100 साल के अंदर की ही जानकारी, जब हमने कहा कि ओके, इलेक्ट्रॉन्स काइंड ऑफ पार्टिकल हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो के लिए। लेकिन ये समझ 1880 में नहीं थी, ये समझ 1890 में नहीं थी, जब सच में लोग इस इलेक्ट्रिसिटी को मुहैया कराने की बात कर रहे थे। तो थ्योरी तो बनानी थी, मैथमेटिकल मॉडलिंग तो करनी थी, क्योंकि बिना मैथमेटिकल मॉडलिंग के आप कुछ नया सोच करके उसको इम्प्लीमेंट करके उसकी वैलिडिटी कैसे चेक करोगे। तो लोगों ने कहा कि जैसे पानी बहता है वैसा कुछ है जो यहाँ बह रहा है। यहाँ तक कि लोग ये कहते थे कि जो हीट की प्रॉपर्टी वो भी किसी कैलोरिक फ्लूइड की वजह से होती है। तो हमारी दुनिया में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, इन सब की बातें नहीं चल रही थी, उस समय करंट के फ्लो को दिखाने के लिए लोगों ने फ्लूइड थ्योरी को प्रपोज किया था। लोगों ने हीट की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए कैलोरिक थ्योरी या फ्लूइड थ्योरी ही एक तरह की थी, उसको वो लोग सहारा लेते थे। तो एक समय ऐसा देखा हम लोगों ने। अब हमारी विचारधारा बदल चुकी है। अब हम जान चुके हैं कि एटम होते हैं डिस्क्रीट, इंडिविजुअल, आइडेंटिफाइड, इंडिस्टिंग्विशेबल क्वांटम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल्स की वजह से भी इलेक्ट्रॉन की मतलब होल वगैरह के भी वजह से करंट फ्लो कर सकती है। तो हम उस विचारधारा से तो निकल आए कि देयर इज समथिंग, कंटिन्यूटी है, कोई कंटिन्यूअस चीज़ है जो कि इस करंट के फ्लो को बिलोंग कर रही को रिस्पॉन्सिबल है। हम कहते हैं कि हम डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल है जो कि इस करंट को के लिए जिम्मेदार है। लेकिन बहुत सारे नाम हमने अभी भी वही बचा रखे हैं। वो नाम जब उस समय के रखे गए थे, जब हम करंट के फ्लो को फ्लूइड से रिप्रेजेंट करते थे, नाम अभी भी हमने वही रखे हैं। उसमें से एक नाम है हमारा धारा या करंट।
तो करंट का प्रवाह जो होता है वो फ्लूइड के उसी पानी के प्रवाह की तरह से चूंकि पहले माना जाता था, इसीलिए आज भी वो वर्ड करंट यूज करते हैं। जैसे आप स्ट्रीम करंट यूज करते हो ना, वैसे ही करंट वर्ड यूज करते हैं। इवन अगर आप देखोगे तो हो सकता है आपके प्रोफेसर, आपके टीचर या मैं भी जब जब वोल्टेज वगैरह को बताऊंगा तो हाइड्रोलॉजी के हम लोग कई सारे एग्जाम्पल लेंगे। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल हाइड्रोलॉजी के लेंगे। हम बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे कि सर्किट में एक जगह है जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, मान लो एक टंकी है, पानी की टंकी कुछ ऊंचाई पर रखी है, एक दूसरा पॉइंट्स का लो पोटेंशियल है, तो एक पानी टंकी जो नीचे रखी है, अच्छा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है। ऐसा हो रहा है जैसे हमने एक पाइप लगा दी, हमने एक पाइप लगा दिया, तो पाइप जैसे लगाओगे और इस पाइप को यहाँ जोड़ दिया, तो ये पाइप इस टंकी से, जो ऊपर रखी हुई टंकी है, इससे पानी का फ्लो कर रही है इस नीचे वाली टंकी में, जबकि इस ऊपर वाली टंकी में पानी बिल्कुल थोड़ा भरा है, कुछ 1 फुट की गहराई तक पानी भरा है, और नीचे वाली टंकी में पानी 10 फुट की गहराई 10 फुट तक भरा है। तो पानी का डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, लेकिन पानी का फ्लो इस हल्के, इस सैलो टंकी से नीचे हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो उसी तरह से हम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की बात करेंगे। अच्छा, जैसे हमने वहाँ कह दिया कि अब अगर हम इस बड़ी टंकी से पानी को ऊपर खाली टंकी में, बड़ी टंकी में भिजवाना चाहते हैं, ऊपर रखी हुई टंकी में हमें एक मोटर लगाना पड़ेगा, तो हम वहाँ पर कुछ कहेंगे कि एक्टिव एलिमेंट है जो कि एक तरह से वोल्टेज क्रिएट कर रहा है ना, एक तरह से कुछ ऐसा फोर्स क्रिएट कर रहा है कि पानी यहाँ चढ़ के वापस जाए। तो पानी का नेचुरल फ्लो ये है, लेकिन फोर्स्ड फ्लो ये वाला है, उसके लिए हमें मोटर लगानी पड़ेगी। तो वो भी हमारे सर्किट में जब हम कोई एलिमेंट एक खास तरह का इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम कहेंगे देखो ये एलिमेंट यहाँ लग रहा है जो कि इस तरह सिचुएशन फॉर पोटेंशियल की सिचुएशन को मॉडिफाई करेगा, और इस तरह सर्किट के अंदर कुछ नए तरह घटनाएं होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो ये हमारे सामने वहाँ पर कुछ इफेक्ट दिखाई पड़ेंगे। तो सर्किट जब हम पढ़ेंगे, देखो हमारा जो, हम अगेन मैं यही कह रहा हूँ, जो मेन पर्पज़ है सर्किट को पढ़ने का, दैट इज़ टू समहाउ अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, ये चीज़ चल क्या रहा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। मैं चूँकि यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो यूट्यूब वीडियो बनाने का एक रूल है दैट, जो मैं कह रहा हूँ कि इफ़ यू वांट अ प्रोड्यूसर, मतलब आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, देन यू हैव टू कंज्यूम। इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस वन वीडियो ऑन यूट्यूब, देन यू हैव टू कंज्यूम at least 5 to 6 videos फॉर रिलेटेड विद योर फील्ड जिस पे आप काम कर रहे हो। तो ये ज़रूरी होता है। तो अभी जब मैं जब देख रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े एक्टिव प्लेटफॉर्म हैं, नए पुराने, जो कि वन शॉट में भी आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे हैं और बहुत कुछ तरीके से इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे हैं, तमाम तरीके से कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और अच्छा खासा कवर भी कर रहे हैं। तो अब वही चीज़ हम भी करना शुरू कर दे तो मुझे लगा क्या मतलब है। हर किसी को जल्दी है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो एक फुर्सत के साथ, ठीक है, घंटा भर में हम खाली रजिस्टर डिस्कस करेंगे बस। मतलब हो सकता है किसी के लिए हो। What I want is just to discuss the things in the, मतलब जो डीप मोस्ट पॉसिबल हो सकता है उसके अंदर, जस्ट फॉर माई सेटिस्फैक्शन। मे बी आप लोग के लिए भी वो हो सकता है फ़ायदेमंद हो, या आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज पीपल्स आर देयर। सो इफ़ अगर आपके पास सच में कोई प्रॉब्लम है, आपके पास टाइम क्रंच है, देन पीपल आर देयर टू हेल्प यू। दे कैन गिव यू नोट्स, they claim that they have good notes, so they can give you notes, and they can complete the whole unit in just 1 or 2 hour। 1-2 घंटे में पूरी यूनिट खत्म कर देंगे, आपको नोट्स दे देंगे। तो जब वहाँ पर मदद उपलब्ध है उस तरह की, तो जिनको आवश्यकता है वो उसको मदद को लें, बिल्कुल लें। मेरा है पर्पज़ कि मैं नोट्स आपको यहीं तैयार करवा दूंगा, यही जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लो। DC कुलश्रेष्ठा, प्रोफेसर DC कुलश्रेष्ठा की बुक है, उसको पढ़ लो, दोनों में से जो समझ में आए उसको लिख लो, और एक बार लिख के मत छोड़ो, लिख करके उसको कंप्रेस करो, कंप्रेस करते करते तब तक जब तक कि उससे ज़्यादा कंप्रेशन संभव ना हो पाए तब तक कंप्रेस करो। दिस इज़ माई सजेशन फॉर द नोट्स। सो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू proceed on this channel, particularly about the electrical engineering.
ये हमारा एक पर्पस है जिस पे हम करेंगे. सो आई विल ट्राई टू डिस्कस द थिंग्स इन द मोस्ट डिटेल, डीपेस्ट पॉसिबल, जो गोता लगा सकते हैं उसके जुड़ा हुआ वो है. अगेन ऐसा नहीं कि मैं आपको एमटेक की चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ या आपको पीएचडी कराने वाला हूँ, नहीं. लेवल बीटेक का ही रहेगा. इवन 12th की चीज़ों को अगर कहीं कनेक्ट हो पाएगा तो हम करेंगे. अगर मुझे किसी जगह पर सर्किट को समझाने के लिए बर्नौली थ्योरम पढ़ानी पड़े, आई विल टीच यू. अगर किसी समय मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझाने के लिए एवरेजिंग की प्रोसेस को समझाना पड़े, आई विल टेल यू. अगर मुझे किसी जगह पर ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सर्किट के अंदर वो एक यूनिफॉर्म तरीके से, होमोजीनियस तरीके से एनर्जी पाते हैं, और वो होमोजीनियस तरीके से एनर्जी देने का एक थ्योरम, इसको इक्विपार्टीशन थ्योरम है, और वो इक्विपार्टीशन थ्योरम अगर मुझे समझानी पड़े, देन आई विल टीच यू द इक्विपार्टीशन थ्योरम. स्पेसिफिक हीट पढ़ानी पड़े, 12th की स्पेसिफिक हीट पढ़ाएंगे. लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो सारी चीज़ें जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समझने के लिए 12th में आपने पढ़ी हैं, उनको इससे कनेक्ट करना है, सो दैट कि आप पूरी तरह से इन चीज़ों को समझें. आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर सीरीज़, आफ्टर इन्वेस्टिंग सो मच टाइम, आपको ये लगे ओके ठीक है, समय लग गया, खर्च हो गया समय, लेकिन हाँ सेंस तो है ना, जगह सेंस, हाँ सेंस है, और वो सेंस ही हमें डेवलप करना है. तो जब भी वो सेंस ना हो तो आप को संतुष्ट नहीं होना है, और मैं भी संतुष्ट नहीं होऊंगा. उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी एफर्ट हो सकते हैं वो हम लोग करेंगे. ठीक है, तो ये है हमारे पास सर्किट का हिसाब किताब. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, अभी तो खैर ये तो एक इंट्रोडक्टरी था. अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ वेरी मच अबाउट द इलेक्ट्रिकल करंट. खैर हम यहाँ पे बात कर देते हैं, यहाँ पे पहले बात ख़त्म कर लें. तो ये हमारे पास करंट है. तो करंट इज़ समथिंग विच इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ वोल्टेज. तो अगर आपने वोल्टेज लगा रखा है देन उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि आपको एक करंट वहाँ पर दिखाई पड़ेगी. ओके, if you really want to get some kind of sense about the voltage and current, तो एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं. देखेंगे कुछ कागज, एक जैसे मान लें, ठीक है, ये देखो, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, इसके अंदर हवा है. अगर इसके अंदर हवा है तो क्या आप यहाँ हाथ लगाओ तो आपको कुछ महसूस हो रहा है कि हवा इसके अंदर से बाहर निकल रही कि नहीं, है ना? अगर हम ऐसे हाथ लगाएं इस पाइप को, इस पे यहाँ सेंस करने की कोशिश करें, तो हमें महसूस नहीं होगा कि यहाँ हवा, इस पाइप से हवा निकल रही है. जबकि आपको मालूम है कि यहाँ हवा के मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल तो हर तरफ है ना, अंदर टक्कर मारते 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 कुछ हवा के मॉलिक्यूल टक्कर मार के अंदर गए होंगे, कुछ हवा के मॉलिक्यूल टक्कर मार के बाहर आ रहे होंगे. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इस पाइप से इस समय भी इससे कुछ गैस मॉलिक्यूल बाहर ना निकल रहे हैं. जो अंदर की हवा है उसमें कुछ मॉलिक्यूल टक्कर मार के बाहर आए होंगे और कुछ अंदर भी गए होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको सेंस नहीं कर पा रहे, बिकॉज दैट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही कम मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है. बट जैसे हम फ्लो करते हैं, जैसे आप यहाँ से फ्लो करते हो, ब्लो करते हो, इमीडिएटली यू स्टार्ट टू फील कि यहाँ पर आपको हवा का महसूस होता है, उसकी मोमेंटम का ट्रांसफ़र महसूस होता है. तो हवा क्या महसूस हो रहा है? जब हमने फूंका तो हमने जो एनर्जी ब्लो की, वो एनर्जी इस पाइप के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल थे उनको ट्रांसफ़र हुई. ठीक है, उन गैस के मॉलिक्यूल ने क्या किया, वो एनर्जी अपने पास रिस्टोर नहीं किया, उसको उन्होंने आगे पास किया, और आगे पास किया उसके बाद बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, और वो आके हाथ से टकराते हैं, अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, अपने मोमेंटम को ट्रांसफ़र करते हैं, और उस मोमेंटम के ट्रांसफ़र की वजह से हमें अपने स्किन की सेंस, सरफेस पर कुछ सेंस होता है, कुछ हमें वो हवा का धक्का लगता है. तो जैसे मेरा ब्लो करना एक डायरेक्शनल फ्लो, हवा के मॉलिक्यूल के डायरेक्शनल फ्लो के लिए ज़रूरी था, और तभी हमारे हाथ पे इफ़ेक्ट हुआ. ऐसा ही पोटेंशियल भी होता है. आपको पोटेंशियल अगर आप मतलब आप पोटेंशियल को अगर आप समझना चाह रहे हो, तो समहाउ समथिंग इट इज़ लाइक दिस ब्लो. आप जितनी तेज़ी से ब्लो करोगे
तो जैसे मैंने शुरू बताया था कि पोटेंशियल इज काइंड ऑफ इफेक्ट, और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, करंट। तो आपने जब जोर से ब्लो किया, देन उतनी ही तेजी से हवा बाहर निकली और उतनी तेजी से आपके हाथ पर उसकी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी। तो हम बड़ा वोल्टेज सोर्स लें, छोटा वोल्टेज सोर्स लें, इसका भी असर पड़ेगा। अब इमेजिन करो कुछ ऐसा होता है कि इसमें हवा ना होती, और हम फूंक रहे हैं, हवा लगा रहे हैं, मतलब इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हम पोटेंशियल लगाएं बट देयर इज नो करंट, करंट ना हो वहाँ पर कोई भी। और इस तरह सिचुएशन को भी हमें डील करना होगा कि what is the condition, what is that kind of condition when there is potential but there is no current, because कुछ है जो अधूरा है, कुछ रह गया, कुछ मिसिंग है, इसी वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन जो कि हम जर्नल लाइफ में अप्रिशिएट करते हैं, आप कहोगे हाँ सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स वेरी ऑब्वियस, दैट इज द की पॉइंट ऑफ दिस होल लर्निंग प्रोसेस, कि ये सब चीज़ें यू शुड से ओके इट्स वेरी ऑब्वियस। ये जो अगर आपने इस कोर्स की चीज़ों को कहने लगा कि इट्स ऑब्वियस, इट्स मीन दैट कि आपके पास इतना बैकअप में इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर हो गया है कि अब आपको वो चीज़ें ऑब्वियस लगती हैं, एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस होल एक्टिविटी, होल कोर्स। तो जब भी हम किसी बैटरी को यूज करते हैं या किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स को यूज करते हैं, तो वो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स क्या करता है, वो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स जो होता है वो एक तरह से फोर्स जो है सर्किट के अंदर एक तरह का जनरेट करता है, एक ऐसा कुछ सिचुएशन जनरेट करता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स तार में थे, जो इलेक्ट्रॉन बैटरी की प्लेट पे थे, दे स्टार्ट कुछ गति प्राप्त करना शुरू कर, एक डायनेमिज्म उनके अंदर आना शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ पर एक पिक्चर बनती है दिमाग में कि सर अच्छा ये बल्ब इसलिए जला क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे गए और फिर यहाँ से गए तो उन्होंने अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ बहुत सारे ग्लिच हैं जो अभी आपके समझ में होंगे, लेकिन आई अश्योर यू कि जैसे जैसे हम इस पर आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग उन ग्लिचेस के ऊपर भी बात करते जाएंगे। तो हाल फिलहाल अभी हम यहीं पर रुक रहे हैं और हम लोग अभी बात करेंगे आगे आने वाले समय में जब इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में। सो वी विल डिस्कस दिस होल थिंग इन अ वेरी मच डिटेल कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल करंट, हाउ द करंट फ्लोज एंड what is the current picture of current flow। और करंट की जो फ्लो होता है तो फ्लो के साथ ही करंट को क्यों कहते हैं, बिकॉज फ्लो इज़ अ एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ करंट। और फिर उसकी डायरेक्शन कैसे ली जाती है, अगर आप डायरेक्शन ले रहे हो तो करंट को क्या वेक्टर माना जा सकता है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दिखने वाले पॉइंट हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग में लाने हमें ज़रूरी है। ठीक है प्यारों, तो अगला हम लोग सेशन जो रखेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में और डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, स्टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।